देखो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी में क्लास 1 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 ये है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर s की पावर 5, इसको कैसे डिफरेंशियल करोगे? यहाँ पे देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाओ। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माना y इज इक्वल टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर s की पावर 5, ठीक है। तो s के सापेक्ष अवकलन करने का, s के सापेक्ष अवकलन, इसमें तो टी वाला नहीं लगा सकते हैं सर। करने पर तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx cos x क्यूब साइन स्क्वायर s की पावर 5, ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन। तो कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। दो फलनों के गुणन फल का अवकलन, जैसे d अपॉन dx है, ये f(x) इंटू gx है। तो क्या करते हो, प्रथम फलन गुणे d अपॉन ds gx, फिर क्या लिखते हो, gs गुणे d अपॉन ds fx। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या होगा, cos s क्यूब इंटू d अपॉन ds साइन स्क्वायर s की पावर 5 और साइन स्क्वायर s की पावर 5 d अपॉन dx cos x क्यूब, ठीक है। dy अपॉन dx, इसको क्या लिखेंगे, cos s क्यूब साइन स्क्वायर s की पावर 5 पर डिफरेंशियल करोगे, d अपॉन ds इसको ऐसे लिखोगे, साइन s की पावर 5 का स्क्वायर, ऐसे। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर s की पावर 5, तो ये क्या होगा, साइन s की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होता है, cos का क्या होता है, माइनस साइन s की पावर 3 और d अपॉन ds s की पावर 3 का फिर से। देखो यहाँ ये गुणे इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करें, कहीं भी मान लो साइन स्क्वायर s लिखा है, इसको क्या लिख देते हो, साइन s का स्क्वायर। यदि मान लो साइन स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हो s स्क्वायर या रूट s लिखा है मान लो, तभी क्या लिखोगे, साइन रूट s का स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर यहाँ s क्यूब लिखा है, तो क्या लिखोगे, साइन s क्यूब का स्क्वायर, ऐसे। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर s की पावर 5 लिखा है, साइन s की पावर 5 का स्क्वायर, थीटा के स्थान पे s की पावर 5 है, ठीक है। तब इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा रूल लगाएंगे, s की पावर n वाला रूल, dy अपॉन ds, ये होगा cos s क्यूब, इसमें कौन सा रूल, 2 लिखोगे, और ये साइन s की पावर 5 की पावर 2 माइनस 1, और जो बेस होता है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है, तो बेस के स्थान पे क्या आ गया, साइन s की पावर 5। अब देखो यहाँ पे ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, तो साइन स्क्वायर s की पावर 5 और साइन s क्यूब, और s क्यूब का 3 s की पावर 3 माइनस 1, इसका डिफरेंशियल dy अपॉन dx। अब क्या लिख दोगे, cos s क्यूब, ये 2 और साइन s की पावर 5 की पावर 1 लिखो, चाहे ना लिखो, और साइन s की पावर 5 का cos s की पावर 5 s की पावर 5 का फिर से थीटा के स्थान पे जो है इसका फिर से, और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर s की पावर 5 और साइन s क्यूब, और ये 3x स्क्वायर, ये आ गया। तो dy अपॉन ds, इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे s की पावर 5 का होगा 5s की पावर 4, 5s की पावर 4, तो यहाँ cos s क्यूब, ये 2 और साइन s की पावर 5, और ये होगा cos s की पावर 5 और ये 5s की पावर 4, और इसको 3s स्क्वायर को पहले लिख लो, 3s स्क्वायर साइन स्क्वायर s की पावर 5
साइन एस क्यूब ये। अब क्या लिखोगे 5 अदूना 10 एस की पावर 4 पहले लिखोगे डिवाई अपॉन डी एस। 5 दूना 10 एस की पावर 4 कास एस क्यूब साइन एस की पावर 5 कास एस की पावर 5 और ये माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एस की पावर 5 साइन एस क्यूब ये लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, चाहो तो इसमें फार्मूला भी लगा सकते हो। एक फार्मूला क्या जानते हो 2 साइन ए। 2 साइन ए कास ए जब रहता है तो क्या लिख देते हैं साइन 2a लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ 10 को लिख दो 5 गुणे 2 और 2 इसके साथ मिला दो तो 2 साइन एस की पावर 5 कास एस की पावर 5 इसमें फार्मूला लग जाएगा तो साइन 2 इंटू एस की पावर 5 हो जाएगा। चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो नीचे वाली लाइन आई ना रही होगी इसमें आ रही। तो इसको क्या करेंगे, इस 10 को लिख सकते हैं, इसको 2 को इसके साथ मिला दो तो यहाँ 5 बचा रहेगा डी वाई अपॉन डी एस। ये 5 एस की पावर 4 लिख दिए और कास एस क्यूब लिख दिए, यहाँ 2 मिला दिए इसके साथ साइन एस की पावर 5 और कास एस की पावर 5 और ये क्या होगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एस की पावर 5 साइन एस क्यूब। ठीक है, और यहाँ इतने में फार्मूला लगाओ ये वाला तो क्या होगा साइन 2 इंटू एस की पावर 5। और अगर उतने से छोड़ते सर उतने से इतना भी लिख सकते हो, इतना इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला जानते हो तो लगा सकते हो, नहीं जानते हो तो इतना भी चल जाएगा। अच्छा लिखो आगे, इसमें फार्मूला हम लगाने वाले हैं, ऊपर लिखेंगे मिटा के, तो ऊपर से लिखो पर ना मिटाएं। तो 10 में से 2 यहाँ कर देंगे, 5 यहाँ रखते रहेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 5 एस की पावर 4 कास एस क्यूब और 2 साइन एस की पावर 5 कास एस की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एस की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। अब इसमें फार्मूला लगाए देते डी वाई अपॉन डी एक्स 5 एस की पावर 4 कास एस क्यूब, यहाँ पे क्या लिखोगे साइन 2x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एस की पावर 5 और साइन एस क्यूब, ये डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इसको मिटा दें ऊपर वाला भी ना। तो 7 नंबर ये दिया है और रूट के अंदर लिखा है काट एक्स स्क्वायर, काट एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करना, इसका अवकलन करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको बाई मान लेते हैं, रूट ऑफ ये लिखोगे काट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू 2, रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो काट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 करती है। फिर क्या लिखोगे एस के सापेक्ष, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जो 2 अचर है तो बाहर रहेगा डी अपॉन डी एक्स
काट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। कौन सा रूल लगाएंगे हम? एक्स की घात n वाला, एक्स की घात n वाला, ठीक है। तो क्या लिखोगे? या काट एक्स स्क्वायर को t भी मान सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डी बाई अपॉन डी एस, ये 2 ये क्या लिखोगे? 1/2 काट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन डी एस और काट एक्स स्क्वायर। तो डी बाई अपॉन डी एस, ये 2 कट गया तो क्या होगा? काट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 से निकला तो माइनस 1/2, काट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर का फिर से 2x लिख लीजिए सर। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस पहले आ गया, आइए इसको नीचे ले जाओगे 1/, क्या लिखोगे? काट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और ऊपर क्या होगा? माइनस द कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2x हो गया, ठीक है। अब इसको रूट में कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एस 2x माइनस 2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो? काट एक्स स्क्वायर, ये यही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ये है cos रूट एक्स, cos रूट एक्स लेट माना y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? cos रूट एक्स, रूट एक्स को क्या मान सकते हैं? t, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? cos t, x के सापेक्ष अवकलन करने का, अवकलन करने पर जब इसके सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? डी अपॉन डी एस लगाओगे दोनों साइड, डी अपॉन डी एस बाई और डी अपॉन डी एस काट cos टी, ये डी वाई अपॉन डी एस हो गया। इसको डी अपॉन डी टी करोगे तो डी अपॉन डी एस करना पड़ेगा, ये होगा cos टी, cos टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी और डी अपॉन डी एस, टी की वैल्यू रख रूट एक्स, डी वाई अपॉन डी एस माइनस साइन रूट एक्स और डी अपॉन डी एस, एस की पावर 1/, डी वाई अपॉन डी एस, ये होगा साइन रूट एक्स 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1, डी वाई अपॉन डी एस माइनस साइन रूट एक्स 1/2 एस की पावर माइनस 1/, तो क्या होगा? माइनस साइन रूट एक्स और 1/2 एस की पावर 1/, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या है? माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2x, एक्स। नाइन नंबर सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंगिंग आर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर
x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसलिए जैसा बता दिया पहले भी बता दिए थे ना, सेशन के दिए थे जो वाले में बताए थे। हाँ वही वाला क्वेश्चन है, थे ना आपके जमाने में बता दिए थे ना, वीडियो से नहीं किया। 10 नंबर सवाल सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इज इक्वल टू, ये लॉन्ग ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, 0 इज लेस दैन x इज लेस दैन 3, x इज इक्वल टू 1 एवं x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो s इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है बताए थे पहले, इसमें 2 पॉइंट दे दिया है, दोनों पर चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता परीक्षण, अवकलनीयता परीक्षण, तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं ना, यल एफ डैश 1, इसी को लिखते हैं यल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखो, चाहे यल एफ डैश 1 लिखो। तो क्या होता है, इसको क्या डेफिनेशन बताए थे सुचित्र, एस टेंड टू 0, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, एस टेंड टू 0 इस कंडीशन में लिखते हैं। ये नहीं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो माइनस लगाओगे, राइट हैंड डेरिवेटिव है तो प्लस लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ 1 माइनस एच होगा माइनस एफ 1 अपान क्या होगा 1 माइनस एच माइनस 1, लिमिट एस टेंड टू 0, 1 माइनस एच फंक्शन में रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस एच और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, ये 1, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, ये क्या होगा 1 से -1 कट गया तो माइनस एच रहेगा। एच के बारे में पहले बताए थे, पहले दिन एच क्या है, बहुत छोटी धनात्मक राशि, सपोज करते हैं तो एच को मान 0.1, तो 1 से 0.1 घटा दोगे तो क्या आएगा 0.9, और 0.9 किन दो पूर्णांकों के बीच है, 0 और 1 के बीच, उसमें जो छोटा पूर्णांक है वे लिखा जाता है, जानते हो ना। तो क्या होगा, लिमिट एस टेंड टू 0, तो यहाँ क्या छोटा पूर्णांक लिखा जाएगा 0, या कि वैसे भी एक दिन बताए थे कि a माइनस एच का एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस 1 होता है, बताए थे। और यदि a प्लस एच है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो तो क्या होता है, a केवल a होता है, और a का क्या बताए थे, a है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 माइनस 1, और यहाँ क्या होगा 1 को 1 है, और ये क्या होगा माइनस एच, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0, ये 0 माइनस 1 का मार्ड हट जाएगा, मार्ड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, हटेगा तभी ना, ये इसका साइन तो मतलब मीनिंग क्या हुई, ए लिख दिए तो इसका मतलब ये मीनिंग का अर्थ निकला तब ना ये हो गया, जब ये साइन हटाओगे नहीं तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले कहाँ पे, मार्ड हटाओ तो यहाँ पे मार्ड ऑफ एस इज इक्वल टू एस लिख दिए तो एस ग्रेटर देन 0 होने पर ना लिखे, और मार्ड ऑफ एस की वैल्यू माइनस एस लिखे तो एस लेस देन 0 पर लिखे, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है कि 0 से छोटी है, इसके आधार पर जब आप डिसीजन लिख दिए तो मार्ड काहे लगाओगे यहाँ, फिर और मार्ड के स्थान पे क्या है, लॉन्ग ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, बड़ा कोष्टक से। तो जब बड़ा कोष्टक हटाए हो तभी ना ये हुआ, यहाँ बड़ा कोष्टक हटाए तभी ना ये -1 हुआ, तो बड़ा कोष्टक भी लगाए रहोगे -1 भी लिख दोगे, तो किए क्या फिर, तो -1 अपान क्या, माइनस माइनस कट गया, अब क्या लिख दोगे, लिमिट एस टेंड टू 0 और 1 अपान एस, तो 1 अपान 0 तो इन्फिनिटी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एग्जिस्टेंस कब होगा, जब कोई फाइनाइट नंबर आती, परिमित संख्या यदि आती तो क्या कहते,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व तो है, लेकिन इन्फिनिटी आना माइनस इन्फिनिटी आना क्या दर्शाता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व ही नहीं, s इक्वल टू 1 था। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आया इन्फिनिटी, जिसका अर्थ है जो कि परिमित संख्या नहीं है, जो कि परिमित संख्या नहीं है, जिसका अर्थ है लेफ्ट हैंड f-1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो अवकलनीय होने के लिए जरूरी क्या है, दोनों का अस्तित्व होना चाहिए और दोनों बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों का अस्तित्व, अस्तित्व मतलब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के अलावा कोई संख्या हो, तब कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व है, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान भी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई संख्या आती है, परिमित संख्या आती है, तो कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व है। लेकिन दोनों का मान इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व है ना राइट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व है। यदि मान लो दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो क्या बोलोगे, नो, ठीक है। कहोगे कि अंबानी के पास अथाह राशि है, अब बिल गेट्स के पास अथाह राशि है, तो अंबानी इज इक्वल टू बिल गेट्स है, नहीं कह सकते, दोनों बराबर है। अथाह राशि का मतलब नॉन डिफाइंड क्वांटिटी, इसके बारे में आप गणना नहीं की जा सकती कितनी राशि है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अनगिनत राशि जो अंबानी के पास है वही अनगिनत राशि बिल गेट्स के पास है। जहां कंफर्म पता हो इसका मान 15 है तो उसका मान भी 15 है, तब कहेंगे दोनों बराबर है, ठीक है। अभी राइट डेरिवेटिव भी देखा, अस्तित्व तो नहीं है, राइट डेरिवेटिव भी देखेंगे, अस्तित्व तो नहीं है। तो क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, आर एफ डैश पर, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट s टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। यहाँ क्या लिख देंगे, लिमिट s टेंड टू 0, तो क्या होगा 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये क्या होगा 1 का, अब इसको 1 में हटा दो तो अपॉन h। अब ये लॉन्ग ब्रैकेट हटाओगे तो क्या होगा, h का मतलब बहुत छोटी धनात्मक राशि, मान लो h का मान 0.1 है, तो 1 में 0.1 जोड़ दोगे तो क्या आएगा 1.1, 1.1 किन दो पूर्णांकों के बीच, तो क्या आएगा इसका मान, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो ये आ जाएगा सिर्फ 1, और ये क्या आएगा 1 है, और ये अपॉन h, तो लिमिट क्या हुआ h टेंड टू 0, तो 1 से 1 निकला 0/h, और 0 में h का भाग दोगे तो क्या होगा, यहाँ नहीं कि आप 0/0 कर दिए, गलत हो जाएगा, फिर 0/0 अपरिभाषित राशि है, ठीक है, ठीक है। तो 0 में बहुत छोटी राशि का भाग दोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे h होता तो h के साथ 0 रखते, h है ही नहीं तो क्या लिख दोगे 0। अब यहाँ पे यदि लिख दोगे 0/0 फिर 0 लिख देते, गलत होगा, नहीं है ये 0/0, 0 में 0 को भाग देंगे तो 1 नहीं होगा। हाँ यही तो चीज हम भी, जब मैं 11वीं क्लास में बोर्ड में चला गया था, बताया ना एक दिन, देखिए 20वें-25वें साल पढ़ा रहे थे, क्या नाम था, के पटेल, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते थे, वैसे समझा रहे थे, तो मैं चल बोर्ड में बताने चला गया, 22/22 1 आएगा काटने से, 11/11 काटने से 1 आएगा, 0/0 काटने से 1 आएगा। क्यों, क्योंकि हम 10वीं पढ़ते 11वीं में पहुंचे थे, आगे तो हमको थोड़ी कुछ पता था, तो अपने हिसाब से छोड़ दी, जबकि ऐसा होता नहीं है। 0.0 आगे पढ़ोगे जैसे सेकंड ईयर फाइनल में 0.0 अनिर्धारित राशि कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 0/0 यदि लिख दिए तो गलत हो जाएगा, अनिर्धारित राशि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और 0 में किसी h के बारे में आपको कन्फर्म पता है, h का मान कि बहुत छोटी धनात्मक राशि,
अब किसी जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा? जीरो। पर जीरो में जीरो को भाग देने से जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा पता ही नहीं, अनिर्धारित राशि। तो क्या होगा? जीरो आना। जीरो आना क्या है? जीरो परिमित संख्या के नहीं, परिमित संख्या है। यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व है और वहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं था, पर अवकलनीय होने के लिए जरूरी क्या है? दोनों का अस्तित्व भी होना चाहिए, दोनों बराबर भी होना चाहिए। दोनों का अस्तित्व भी होना चाहिए, दोनों बराबर भी होना चाहिए, जो कि यहाँ लिख दो परिमित संख्या है, जो कि एक परिमित संख्या है। जिसका अर्थ है RF-1 का अस्तित्व है, किंतु लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसलिए fx इज इक्वल x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। तो अवकलनीय होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का अस्तित्व होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। जानते हो ना, किसी बिंदु पर कोई फलन के अवकलनीय होने के लिए प्रतिबंध क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व होना चाहिए, दोनों बराबर भी होना चाहिए। दो पर भी इसी प्रकार निकालोगे थे, दो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं रहेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 आएगा। ठीक है, कर लेना दो वाला, इसको भी करके दिखाना। अब देखो 5.3 एक्सरसाइज हो गया, इसके खत्म। हाँ, एग्जाम्पल में साइन x² क्वेश्चन दिया है, x² को क्या मान लो, मैं पीछे बता चुका। अब देखो आता है 5.3 प्रश्नावली। इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन जैसे मान लो x² + y² = a²। यहाँ y² का मान, y का मान निकालो तो a² - x², तो y का मान रूट ऑफ क्या होगा? a² - x²। एक आता है अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन जैसे ax² + 2hxy + dy² = 0 है। तो यहाँ इसका y का मान निकालते हैं, इसके पदों में तो निकालने की कोशिश करते हैं तो निकाल ही ना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? -ax² आ गया। y कॉमन ले लेंगे तो 2hx और + dy, y कॉमन ले लिए तो यहाँ -ax²। तो y = क्या होगा? -ax² / 2hx और dy। तो यहाँ y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर लिए, निकाल सकते हैं। हाँ, y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं। यहाँ y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं निकाल सकते, क्योंकि y का मान जो निकाले उसमें भी y शामिल है। ठीक है, तो यहाँ y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं, यहाँ y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं निकाल सकते। तो जिसमें y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं, ऐसे फलन को कहते हैं स्पष्ट फलन। और जिससे y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं निकाल सकते, उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। ठीक है, लिख लो परिभाषा, दोनों एग्जाम्पल लिखने के बाद लिखवाते हैं। लिखो, जिस फलन से y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से निकाला जा सके।
जिस फलन से y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से निकाला जा सके उसे स्पष्ट फलन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन IMPLISIT इम्प्लिसिट फंक्शन स्पष्ट फलन लिख ले। दूसरा लिखो अस्पष्ट फलन, ऐसा फलन जिससे y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से ना निकाला जा सके। जिससे ऐसा फलन जिससे y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से ना निकाला जा सके उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। अस्पष्ट फलन नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ लिख लो एग्जाम्पल फर्स्ट EXAMPL। एग्जाम्पल फर्स्ट स्पष्ट फलन का उदाहरण है। और ये एग्जाम्पल सेकंड अस्पष्ट फलन का उदाहरण। उदाहरण एक स्पष्ट फलन का उदाहरण, ठीक है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? स्पष्ट फलन का उदाहरण है। एग्जाम्पल सेकंड अस्पष्ट फलन का उदाहरण। यहाँ फर्स्ट में y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं। यहाँ y का मान s के पदों में स्पष्ट रूप से निकालने में असमर्थ है, क्योंकि y का मान s के पदों में निकालते हैं तो उसमें भी y शामिल नहीं, ठीक है। अब लिखो नीचे, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने के लिए हर एक पद का s के सापेक्ष अवकलन करते हैं। स्पष्ट अथवा अस्पष्ट फलनों का स्पष्ट अथवा अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने के लिए स्पष्ट अथवा अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने के लिए प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं। नोट है, मान लो जैसे यदि x² + y² = a² हो तो dy/ds ज्ञात। तो आपको एक क्या दिया गया है? स्पष्ट फलन दिया गया और इसका क्या निकालना है? dy/ds। इसका क्या करेंगे? प्रत्येक पद का अवकलन करेंगे। तो क्या लिखोगे? s के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या लिख दोगे? d/ds x² d/ds y² d/ds a। सही से करें। हाँ, अब इसका s² तो 2s की पावर 2 - 1। इसका क्या होगा? इसका अवकलन करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, श्रृंखला नियम। यहाँ y का फलन d/dy dy/dx। तो क्या लिखो? d/dy y² y का dy/ds। ये स्क्वायर का अचर पद अवकलन सुन, ये 2x, ये क्या होगा? y² का y के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 2 और y की पावर 2 - 1 dy/ds = 2x + 2y और dy/ds = 0। अब क्या करेंगे? dy/ds का मान निकाल
जिसमें डी बाई अपॉन डी एस नहीं है उसको राइट साइड में ले जाओ। तो क्या होगा, यहाँ होगा 2 बाई डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस 2x। डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2s अपॉन 2 बाई, टूट गया। डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन बाई। स्पष्ट फलन हो तब भी ऐसे करेंगे, अस्पष्ट फलन हो तब भी ऐसे करेंगे। दूसरा एक जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि यदि ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस डी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो डी बाई अपॉन डी एस का मान क्या है, डी बाई अपॉन डी एस का मान क्या, ये भी क्या है, अस्पष्ट फलन है कि नहीं। सर इसमें ये समझ में नहीं आता ए बाय बस को क्यों मतलब अचर क्यों माना जाता है, ए बस को क्यों अचर माना जाता है, ए बस को माना जाता है, बी को भी माना जाता है, सी को भी माना जाता है, एक्स और वाई के अलावा फिर सबको माना जाएगा। एक्स और वाई के अलावा सबसे माना जाता है, सब अच्छा है। एक्स वाई जितने होते सब ए बी सी डी। अब देखो s के सापेक्ष अवकलन करने, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स डी अपॉन डी एक्स 2hx बाई डी अपॉन डी एक्स डी बाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 0। अब क्या करोगे, डी अचर है तो बाहर, डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर 2h बाहर, डी अपॉन डी एस एक्स बाई, डी बाहर अचर है तो डी अपॉन डी एस बाई स्क्वायर। इस अरे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर का अपोनेंट 2s की पावर 2 माइनस 2h, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। हाँ ऊपर जो होती है स्पष्ट फलन था, बाई का मान से s के पदों में निकाल सकते हैं। अवकलन करते समय कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट फलन जानना चाहिए ना, करना तो एक ही जैसे, ये थोड़ी क्या लगा है यहाँ डिफरेंशियल में ना है, उसे क्वेश्चन जब दिया हो तो जो फलन दिया है उससे बाई का मान निकालो, तो एस के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता हो। जो क्वेश्चन अवकलन करने के बाद की स्थिति नहीं है, दिए गए फलन से बाई का मान निकालो, तो वे एस के पदों में स्पष्ट रूप से लिखा जा सके। अवकलन से मतलब नहीं है कि अवकलन में बाई आ गया, हम क्या बोले हैं, वह फलन जिससे, अवकलन की बातें नहीं करते हो हम, वह फलन जिससे बाई का मान इसके पदों में स्पष्ट रूप से निकाला जाए, ये थोड़ी बोलेंगे वह फलन जिससे डी बाई अपॉन डी एस का मान एस के पदों में स्पष्ट रूप से निकाला जा सके तो उसे स्पष्ट फलन कहते हैं, ऐसा कहाँ बोले, ये ना बोले वह फलन जिससे, अवकलन की बातें नहीं करी है अभी, ठीक है। फिर नोट में लिखवा दिए कि स्पष्ट फलन हो चाहे अस्पष्ट फलन हो, हर एक पद का अवकलन करते हैं अलग अलग। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप x इंटू डी अपॉन डी एस, ये बाई प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, फिर दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, डी बाई स्क्वायर का क्या होगा, 2 बाई की पावर 2 माइनस 1 बाई का फिर से डी बाई अपॉन डी एस इक्वल टू 0 कर दिए। चाहे आप डी अपॉन डी बाई को करते फिर डी बाई अपॉन डी एस करते तब भी वही आता, कर दें क्या उसी प्रकार, हो सकता है कि समझते ना हो, डी अपॉन डी बाई के तो बाई स्क्वायर तो डी बाई अपॉन डी एस करना पड़ा। देखिए ऐसे भी बोल सकते कि बाई स्क्वायर का 2 बाई बाई का फिर से डी बाई अपॉन डी एस, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये होगा 2ax, ये 2h x और y का डी बाई अपॉन डी एस, बाई एस का 1, और ये क्या होगा b बाई स्क्वायर का 2 बाई और डी बाई अपॉन डी एस, तो ये क्या होगा, सर बाई का जब डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो अब 2h का अंदर गुणा करो, 2hx और डी बाई अपॉन डी एस, 2h बाई 2b बाई और डी बाई अपॉन
डी एस इज इक्वल टू 0। अब जिसमें डी वाई अपॉन डी एस उनको इकट्ठा करके डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लो, और जिसमें डी वाई अपॉन डी एस नहीं है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एस है ना, दोनों को इकट्ठा करके दोनों से डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लो। इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एस है ही नहीं, इन दोनों को राइट हैंड साइड पहुंचा दो। तो क्या होगा, ये 2h(x) और प्लस 2py इन दोनों से कॉमन ले लें डी वाई अपॉन डी एस। इन दोनों पदों में डी वाई अपॉन डी एस है ही नहीं, इधर ले आएंगे तो माइनस में होंगे, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो 2ax प्लस 2hy ये आ गया। ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एस, इसे 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ax प्लस एच वाई, ये इधर आया तो 2 कॉमन भी ले लिए, तो hx प्लस dy और 2 कट भी गया, तो यही आंसर आ गया, ax और प्लस एच वाई अपॉन एच एस प्लस dy, ये डी वाई अपॉन डी एस का आंसर। इन दोनों से 2 कॉमन ले लिए, इसको इधर ले आए तो बटे में हुआ, तो 2 से कॉमन इससे भी ले लिए, 2 कट भी गए। तो ये आपको समझाया गया कि स्पष्ट फलन क्या होता है और अस्पष्ट फलन क्या होता है, उस पर एग्जाम्पल और उस दोनों टाइप के एक क्वेश्चन बताए गए। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो, 5.3 का पहला सवाल। समय कितना हो गया? 52 है। 5.3 का पहला सवाल ये है। कभी कभी लगता है कि बहुत पढ़ लिए, नहीं ऐसा नहीं लगता, कभी कभी इसे बहुत पढ़ा दिया गया लगता है और टाइम नहीं हुआ। देखो पहला सवाल ये है, 2x प्लस 3y बराबर क्या, sin x। ये स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट? स्पष्ट है ना। 2s को इधर ले जाओ तो माइनस 2s, y का मान निकालोगे तो sin x प्लस माइनस 2s बटे 3, तो y का मान स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं, स्पष्ट फलन। तब भी इसका अवकलन करने के लिए प्रत्येक पद का अवकलन करेंगे, अस्पष्ट होता तब भी ऐसा। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, जानकारी के लिए बता दिया कि स्पष्ट फलन किसे कहते हैं, स्पष्ट फलन किसे कहते हैं। ये नहीं है कि स्पष्ट फलन है तो उसका अलग तरीके से अवकलन होगा और अस्पष्ट फलन का अलग तरीके से अवकलन है, करना दोनों को एक जैसे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, s के सापेक्ष, ये पहला सवाल, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स 2x, d अपॉन डी एस 3y, d अपॉन डी एस sin x, तो 2 लिखो, और d अपॉन डी एस x 3, और d अपॉन डी वाई और y का डी वाई अपॉन डी एस, sin s का अवकलन cos x, और 2 इंटू एस का अवकलन 1, और 3 गुणे डी वाई अपॉन डी एस, y का y के सापेक्ष अवकलन 1, और डी वाई अपॉन डी एस लिखोगे, ये cos x। जिसमें डी वाई अपॉन डी एस नहीं है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, और 3 डी वाई अपॉन डी एस इसमें नहीं है तो उसको उधार ले गए, तो cos x माइनस 2, तो डी वाई अपॉन डी एस का मान क्या है सर? वो गुणे 1 इसका है, y का मान है 3 गुणे 1, s का अवकलन इसके साथ ये कहीं ना ठीक है, पर y का भी 1 होता है, y के सापेक्ष क्या होगा, एक ही ना होगा, डी वाई अपॉन डी एस, चेन रूल लगा दिए ना, तो डी अपॉन डी वाई का फलन है इसके सापेक्ष कर रहे थे, y का फलन है इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, अवकलन कब होगा, जब y का फलन डी अपॉन डी वाई हो तब ना, डी अपॉन डी वाई की y, तो y का डी वाई अपॉन डी एस, y का फिक्स।
ये डी बाई अपॉन डी एस आ गए। दूसरा सवाल देखिए, ये क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ये बताओ स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट फलन है? स्पष्ट नहीं, क्यों? 2s को उधर ले जाओ तो साइन y माइनस 2s, तो y बराबर क्या होगा साइन y माइनस 2s बटे 3। तो जब y का मान निकालते हो तो s के पदों में व्यक्त नहीं हो पा रहा, उसमें y शामिल रहता है कि नहीं? तो ये क्या है अस्पष्ट फलन है कि नहीं है? तो अवकलन करने में तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, वही करना है। क्या लिख दोगे? s के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एस 2x, डी अपॉन डी एस 3y, डी अपॉन डी एस साइन y। तो 2 बाहर और डी अपॉन डी एस x, 3 बाहर और डी अपॉन डी वाई करो और वाई तो डी वाई अपॉन डी एस। साइन वाई का डिफरेंशियल करने के लिए डी अपॉन डी वाई करो, तब ना साइन वाई का डिफरेंशियल होगा, तो वाई डी वाई अपॉन डी एस करना पड़ेगा। और 2 गुणे एस का अवकलन 1 होता है, 3 गुणे वाई का अवकलन 1 होता है डी वाई अपॉन डी एस। साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एस, जिसमें डी वाई अपॉन डी एस इनको इकट्ठा कर लो तो 3 डी वाई अपॉन डी एस, और इसको इधर ले आते हैं माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एस, ये 2 को उधर ले जाते हैं तो -2। अब दोनों से कॉमन ले लेते हैं डी वाई अपॉन डी एस, तो 3 माइनस कॉस वाई, और क्या होगा डी वाई अपॉन डी एस बराबर -2। तो डी वाई अपॉन डी एस बराबर क्या होगा -2 बटे 3 माइनस कॉस वाई दिया गया, इसका डिफरेंस है। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। ax प्लस b वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। तीसरे से कल बताएंगे, आप लिख लीजिए। अरे कितने सवाल हैं इसमें? बहुत छोटा एनसीईआरटी जैसे भी कुछ नहीं रहता। एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन नहीं, 15 कल पूरे हो जाएंगे। 15 हम और पूरे एग्जाम्पल भी बता देंगे, कुछ इसका क्वेश्चन भी बता देंगे। 1 घंटे में सब क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल कुछ इसका क्वेश्चन भी।